माननीय मुजफ्फर हुसैन जी यहाँ उपस्थित है। आज उनके माध्यम से यहाँ एक एक मुद्दे के ऊपर वो आपसे संवाद करेंगे। हम सभी पत्रकारों का यहाँ स्वागत करते हैं। आज के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के ऊपर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा माजी विधायक, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस पत्रकार परिषद को संबोधित करें। आप सब लोगों का स्वागत है। और जिस तरह से माननीय जी ने कहा कि आप सबका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अगर मीडिया ना हो तो लोकतंत्र पूरा नहीं हो। लोकतंत्र के अंदर मीडिया एक प्रमुख स्तंभ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आज आपके सामने इसलिए एक तो पत्रकार परिषद में हमने अपनी लाड़की बहन के बारे में बताया था। आज आपको हमारे लाड़के बंधु भाव के बारे में बताएंगे जो आज की तारीख में आमदार है। दीप मिलन का उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया, सबको बढ़िया एंटरटेनमेंट दिया। और वो एंटरटेनमेंट देते देते वो ये भूल गए कि वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। 2019 में जब वो पहली बार आमदार बने थे, 2014 से लेकर 19 तक मुजफ्फर हुसैन के ऊपर टीका करने के लिए कुछ नहीं था, तो आओ जाओ उमराव हॉस्पिटल के ऊपर बोलते थे। वो सच बोलते थे, झूठ बोलते थे, वो उनको ही पता। मगर हमको ये लगता था कि ये झूठ बोलते हैं, समाज में लोगों को गलत बातें फैलाते हैं। और इसीलिए फिर आखिर में 2019 में मैंने आज तक कभी भी इस बात को मीडिया के सामने नहीं बताया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि हर आदमी के बारे में उसको समाज के सामने नीचा दिखाया जाए। तो हमने हमेशा उस बात का मर्यादा का पालन किया और कभी शहर को नहीं बताया कि उमराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च 2019 में अभी के जो आमदार है नरेंद्र मेहता, इनके ऊपर 25 करोड़ का डिफेमेशन का सूट हाईकोर्ट में डाला था। और वो सूट में इन्होंने जो कुछ गलतियां करी वो लिखा गया था, बताया गया था। और फिर कोर्ट के आदेश पर इनको वो सारी बातें जो झूठी बातें थी, जिसको मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, मगर कोर्ट के आदेश पे उनको सारे वीडियोस, पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहां जहां इन्होंने पोस्ट किया था, इनको निकालना पड़ा। वो केस आज भी पेंडिंग है। 25 करोड़ का डिफेमेशन का सूट आज भी पेंडिंग है। और हाईकोर्ट का वो सूट नंबर है 946 of 2019, notice of motion number 2089 of 2019, in suit L number 946 of 2019, जस्टिस A.K. मेनन जे, इन्होंने जो इंट्रीम ऑर्डर उसको जो दिया, उसका पैरा नंबर 3 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आगे की बात आप लोगों को और स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ नंबर 4, नो फर्दर स्टेटमेंट्स will be made by him, nor will he authorize any person to make statements or offer comments and the subject matter of the suit hereafter till the disposal of the suit statement is accepted. जस्टिस A.K. मेनन जे। ये हाईकोर्ट का आदेश है 2019 का। मगर हमने कभी जनता में आकर के ऊंचा काम नहीं किया, ऊंची बात नहीं करी और ना कभी किसी टीका टिप्पणी को व्यक्तिगत समझा। जबकि हमने जो पिछले महीने 2 महीने में वोट चोरी की बात करी है, वो कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आपने लोकतंत्र की पद्धति को किस तरह से खराब किया है, उसका दुरुपयोग किया है, गलत काम किया है, वो हमने बताया, विद एविडेंस बताया। ये कोई छेड़ने वाली बात नहीं थी। जिस तरह की भाषा का उपयोग एक आमदार ने किया, मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
तो ये एक आमदार को शोभित नहीं करता है। आमदार एक लेजिस्लेचर का मेंबर है। न्यायपालिका जो कायदा बनता है उस कायदा मंदिर में न्यायपालिका उसका अमल बजावनी करती है और प्रशासन उसका अमल बजावनी करता है। और ऐसे स्थिति में अगर कोई एमएलए ये कहे कि मैं किसी डिफेमेशन वगैरह से डरता नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यकीनन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके इलेक्शन के एफिडेविट में कई सारे क्रिमिनल और सिविल और दुनिया भर के केसेस आप पर हुए हैं और आपको ना कायदे की पड़ी है, ना कानून की पड़ी है, ना सच्चाई की पड़ी है। तो आप तो खुद भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी यही सिखवन आप देते हो, अरे ऐसा केसेस होते रहते हैं, क्या करने का। तो हम लोग जो है, मैं जो हूँ एक कायदे का पालन करने वाला कार्यकर्ता हूँ, इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा रखने वाला कार्यकर्ता हूँ, प्रशासन और शासन के बनाए हुए नियम का पालन करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। और इसीलिए जो बातें उस दिन उन्होंने प्लेटफॉर्म पे करी उनके दिवाली मिलन के दिन, वो एक कंटेम्प्ट होता है हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर। कंटेम्प्ट हमने हाईकोर्ट में उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट पिटीशन कल फाइल करी है, जिसका लॉजिंग नंबर है 36944 of 2025, notice of motion L number 2089 of 2025 in suit number 246 of 2022। ये नोटिस ऑफ मोशन और ये कंटेम्प्ट पिटीशन हमने नरेंद्र मेहता एमएलए उनके ऊपर फाइल करी है। जो उन्होंने कंटेम्प्ट हाईकोर्ट का किया है, सिर्फ उन्होंने कंटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उनको बाय डिफॉल्ट, आप जब एक लेजिस्लेचर होते हो या कॉर्पोरेटर होते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको लॉ मालूम है, इस तरह का प्रावधान और इस तरह की बातें समझ में आती है, क्योंकि आप कायदा बनाने वाले हो तो आपको कायदे की मालूमात होती है। लीगल मेडिकल केसेस क्या होते हैं इसकी जानकारी उनको शायद होगी, नहीं होगी तो उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी पेशेंट का डेटा, नाम या उसको क्या तकलीफ बीमारी हुई है, आप किसी भी पब्लिक फोरम पे नहीं भाषण में बोल सकते। ये लीगल मेडिकल केसेस होते हैं, मेडिकल लीगल केस जिसे कहा जाता है, ये पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करने का काम होता है। जो उन्होंने उसको ये कहा कि मैंने डेटा मंगाया, ये बात एक्सेप्ट किया उन्होंने कि उन्होंने डेटा मंगाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस अस्पताल के इंसेप्शन से लेके तो 31 अक्टूबर तक का एवरी मंथ हॉस्पिटल की ट्रस्ट की तरफ से मीरा भाईंदर महानगर पालिका, सिविल सर्जन, और जब से पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल बने हैं तो वहां के जो भी इंचार्ज सिविल सर्जन है उनको, और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड चैरिटी कमिश्नर, मंथ टू मंथ जो बिल्डिंग परमिशन में पेशेंट्स को मदद करने के लिए गवर्नमेंट की प्रावधान है, उसके अलावा जो हमारी संस्था करती है, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का हमारे ऊपर प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद हमारी संस्था वो करती है। तो ये सारा डेटा सिंस द इंसेप्शन ऑफ द हॉस्पिटल, मंथ बाय मंथ ये सारे डिपार्टमेंट्स को रिकॉर्ड जाता है। आज 15 साल हो गए। उसके बावजूद आमदार साहब चुन के आने के बाद में जो उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, मेरे नाक में कोई लगता है, ये बहुत ही ऊंची बात उन्होंने कर दी। इतनी छोटी लेवल पे जाके उन्होंने बात कर दी। तो उन्होंने एक लेटर दिया कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन से लेटर आया संस्था को। संस्था जो हर महीने डेटा देती है, उसके बावजूद फिर से हमने सारा डेटा दिया। अब उस डेटा के अंदर तमाम टाइप के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी सर्जरी हुई हो, जो इमरजेंसी में आए हो, जिनकी डेथ हुआ हो, जो डायलिसिस के हो, डायबिटिक के हो, या दुनिया भर के पेशेंट, उसका सारा डेटा हॉस्पिटल ने जो ट्रीटमेंट किया उसके डिटेल के साथ में वहाँ सबमिट होता है।
उसी डेटा को लेकर के वो किसी एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे। आपके माध्यम से उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने तो हॉस्पिटल के रिजर्वेशन पे हॉस्पिटल बनाई, उस साल चली, फिर किसी को चलाने को दिया, और नए डेवलपमेंट प्लान में तो आपने अपने हॉस्पिटल का रिजर्वेशन भी गायब कर दिया और उसको रेजिडेंशियल जोन बना दिया। तो शायद आपको हॉस्पिटल क्या है, हेल्थ सेक्टर में काम क्या करना पड़ता है और किस तरह करना पड़ता है, शायद आपको उसकी मालूमात नहीं है। ये आपके रिजर्वेशन निकाल देना, हॉस्पिटल जो रिजर्वेशन पे बना है उसको अपना रिजर्वेशन से हटा के येलो जोन करना, इस पर तो मैं जब पूरे शहर के डीपी प्लान के ऊपर बोलने वाला हूँ, जब गवर्नमेंट को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि हमारी हियरिंग लेना और हमारी बातें सुनना है, तब मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा। हमने, हमारी फैमिली ने, फादर ने ये इंस्टीट्यूट बनाया, तभी आपकी राजनीति में शुरुआत हुई। मेरी भी शुरुआत नहीं हुई, मगर हमारा और हमारे परिवार का ये शहर के साथ एक नाता है। ये हमारा शहर है, यहाँ के लोग हमारे हैं, और उनकी सेवा करने के लिए चाहे स्कूल का ट्रस्ट हो, चाहे मस्जिद का ट्रस्ट हो, चाहे अस्पताल का ट्रस्ट हो, ये बनाया गया और किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया गया। अपना जाती पैसा उसमें लगा करके हम चलाते हैं, और हर साल हजारों स्कूल में भी बच्चों को, पूरे मीरा भाईंदर के अंदर 75 स्कूलों को सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से 35 साल से हम मदद करते हैं, मगर ये बंद मुट्ठी रख के हम करते हैं, इसका हम प्रचार प्रसार नहीं करते। चाहे मस्जिद का ट्रस्ट हो, यतीमों की मदद हो, बेवाओं की मदद हो, वहां भी हम लोगों की मदद करते हैं, तो मुट्ठी बंद रख के करते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। तो वो सेवा हम किस तरह करते हैं वो तो आपको समझाने से हम थक जाएंगे, क्योंकि वो शब्द ही आपके डिक्शनरी में सेवा की नहीं। तो बहरहाल आज की जो प्रेस विशेषता थी कि एक आमदार को कायदे का पालन करना चाहिए, कायदे का, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट में दिए हुए निर्देश का सम्मान करना चाहिए, और वो आपने नहीं किया। इसमें हमने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करी है, अब पिटीशन दाखिल हुई है, अब कोर्ट को उस पर जो आगे फैसला करना होगा कोर्ट करेगा। उसके ऊपर मैं आगे कोई भाष्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैटर अभी कंटेम्प्ट का पिटीशन हमने कोर्ट में दाखिल कर दिया है। दूसरा मुद्दा जो आज का है, जो शॉन कोलोसो यहाँ बोलेंगे, ये आपको यहाँ पे कट करना है तो कट करेंगे, तो फिर लंबा चलता है। उसके ऊपर कोई सवाल है आप लोगों का? तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। नहीं, उन्होंने डेटा मांगा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितने पेशेंट्स रिकमेंड किए और कितने पेशेंट की ट्रीटमेंट की, ये था। अब वो तो लेटर उनके पास ही है, अब गरीब है अमीर है, पेशेंट तो पेशेंट होता है ना। देखिए, आपने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने लेटर क्या दिया? उन्होंने लेटर ये दिया कि कॉर्पोरेशन ने कितने केसेस रेकमेंड किए, उसको पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, जबकि ये डेटा सिंस द इंसेप्शन ऑफ द हॉस्पिटल, ये डेटा गवर्नमेंट के 4 विभागों को लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई सवाल इस पर है? देखिए, मैं किसी का पेशेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ। मैंने इसलिए कहा, आपने शायद वो नहीं सुना कि ट्रीटमेंट के लिए अब हमारे इंस्टीट्यूट में मैं आपको कई पेशेंट ऐसा दिखा दूँ, पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 15 साल से उनका डायलिसिस का ट्रीटमेंट ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। आज डायलिसिस का ट्रीटमेंट हजारों रुपए लग जाते हैं, हर महीने के 25 से 30, 40 हजार रुपए लगते हैं। एक पेशेंट का हम 5 साल, 10 साल, 15 साल से कर रहे हैं। मैंने अपने एमएलसी फंड से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन लगाई थी। क्या हुआ, इनके राज्य में आउटसोर्स कर दिया। 7 मशीन में से 8 मशीन में से मशीनें बंद पड़ी। पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल का, तो मैंने इसलिए कहा ना कि मैं ये बहुत कुछ निकालने वाला हूं, समय आने दीजिए। सब मैच एक ही दिन खेलूंगा तो कैसे, आप लोग फिर आओगे नहीं ना। तो बहुत है मुद्दे,
हेल्थ के ऊपर इतने मुद्दे हैं कि इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। स्कूल और कॉलेज पे इतने मुद्दे हैं कि इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इन्होंने कहा ना कि मुझे छेड़ना नहीं, अब मुजफ्फर उसे इतना छेड़ेगा कि तुम कितने परेशान होते देखो। किसी को कोई सवाल है? सर गोपनीय है इसलिए हम आपसे वो बात तो कर ही नहीं सकते और पूछेंगे भी। सवाल सर इतना लोग मीडिया को हिंट दीजिएगा, उन्होंने अपने भाषण में जिक्र सिर्फ 1% का किया, तो कंपैरिजन में कितने परसेंट की अपने मदद की पूरा हॉस्पिटल ने? देखिए ये डेटा 15 साल से म्युनिसिपैलिटी को गवर्नमेंट को जाता है और करोड़ों रुपए की मदद संस्था की तरफ से हर साल की जाती है। और उसका और एक बता दूं, संस्था का सोशल मीडिया का फेसबुक का पेज है, उमराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। जो पेशेंट को मदद की जाती है उसमें से कई पेशेंट को वीडियो देते हैं, तो वो संस्था के पेज के ऊपर पोस्ट किया जाता है, वो आप लोग देख सकते हैं। हम उसको भी ज्यादा पब्लिक नहीं करते हैं क्योंकि किसी की मदद की तो क्यों, लेकिन हमको एक बार चैरिटी कमिश्नर ने कहा कि आप ऐसा है कि लोग फिजूल की तकरार करते हैं, आज से 7-8 साल पहले यही भेजते थे लोगों को तकरार करते, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कुछ कहा कि आपका सोशल मीडिया के बारे में पोस्ट कर दिया करो तो एविडेंस भी हो जाएगा, तो हम लोग करते हैं। बोर्ड लगाने की व्यवस्था है, सब कुछ लगा हुआ है हॉस्पिटल में, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप जाके देखिएगा कभी। आप लोगों को कचरा साफ करना है शहर का। उत्तन में पिछले कई सालों से डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है और इस शहर का सारा कचरा वहां जाके डंप होगा। पिछले 11 साल से उस कचरे पे बगैर प्रोसेस किए हुए कचरा वहां डंप कर दिया गया और अभी माइनिंग करने के लिए, मतलब उस जो कचरा डंप है उसको माइनिंग करने के लिए वापस 63 करोड़ का फिर से टेंडर निकाला। तो मैं शॉप क्लोजर को माइक देता हूँ, आपको इस पे एड्रेस थोड़ा क्या गुड इव्हनिंग एव्हरीवन, मी शॉन कोलासो। आज मीरा भाईंदर काँग्रेस कमिटी आणि उत्तनच्या नागरिकांतर्फे एक महत्त्वाचा विषय आपल्यासमोर घेऊन येतोय। निवडणुकीच्या तोंडावर मीरा भाईंदर पालिका आणि राज्य शासनाने उत्तनच्या समस्येवर जी डंपिंगची आमची महत्त्वाची समस्या आहे त्यावर जी भूमिका घेतली आहे ती केवळ नागरिकांच्या जखमावर मीठ सोडणारी आहे असं आमचं मत आहे। मागील काही दिवसाअगोदर माननीय मंत्र्यांनी एक पत्रकार परिषद दिली आणि तेथे त्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी असं घोषणा केली की उत्तनचा कचरा प्रकल्प बंद करण्यात येणार आहे, परंतु ह्या त्यांच्या प्रयत्नांना किती यश येईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे ही परिस्थिती का ओढावली आहे हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे। 2014 पासून राज्यात आणि शहरात भाजपा आणि शिवसेनेचे सरकार आहे, त्यांचा अक्षम चुकीमुळे आणि नियोजन शून्य कारभारामुळे उत्तनच्या कचरा प्रकल्पावर गेल्या 10 वर्षापासून 12 वर्षापासून 10 लाख मेट्रिक टन कचरा जमा झाला आहे। शहरामध्ये जवळजवळ दिवसाला 500 टन कचरा निर्माण होतोय आणि हा 10 लाख टन कचऱ्याचं आपण वर्गीकरण केलं किंवा एक गणित मांडलं तर जवळजवळ 250 टन कचरा हा तसाच टाकला जातो विना प्रक्रिया। यामुळे आमच्या परिसरातील हवा, वायू, जल हे सर्व प्रदूषित झालेच आहे। 2018 मध्ये एक प्रयत्न केला गेला, मुंबई IITच्या देखरेखीखाली मायनिंगचा प्रकल्प सुरू होईल असं आम्हाला सांगितलं गेलं। त्यावेळी 56 कोटी रुपयांची निविदाही काढली गेली, पण त्या निविदा इन शॉर्ट पिछले 10-11 साल से जब से बीजेपी सेना की महानगर पालिका में सत्ता रही, उत्तन के डंपिंग ग्राउंड पे कुछ काम नहीं किया गया। ये बात तो सिद्ध है, सब आप और हम सब लोग जानते हैं। लोग वहाँ पे वहाँ की आग से परेशान है, बदबू से परेशान है, डंपिंग ग्राउंड से परेशान है। अभी जो 800 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया बीजेपी और शिवसेना की राज्य में दिया गया है, इलेक्टेड बॉडी है नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब टेंडर देते हैं तो सरकार लेवल से निर्णय होता है। एक ग्लोबल वाले को और एक कोणार्क वाले को टेंडर दिया, यही कॉन्ट्रैक्टर्स महाराष्ट्र के अन्य महापालिका में जब जाते हैं टेंडर लेते हैं तो वहां पे 5,400 रुपया प्रति मेट्रिक टन, और यही ठेकेदार मीरा भाईंदर में काम करते 10,000 रुपये मेट्रिक टन। यह है भ्रष्टाचार। 800 करोड़ रुपए का टेंडर 5 साल के लिए, 1 साल का 160 करोड़ रुपया, 500 मेट्रिक टन कचरा पर डे,
और इसमें 50 लाख रुपए का सिर्फ शहर में कचरा उठाने का काम, 45 से 50 लाख रुपए का। 5,400 रुपया यही कंपनियों का टेंडर, आप महाराष्ट्र में गूगल कर लीजिए, आरटीआई में इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगी कि यही कंपनीज ने 5,400 रुपये मेट्रिक टन में टेंडर लिया हुआ है अन्य महापालिकाओं में, और मीरा भाईंदर में 10,000 रुपये मेट्रिक टन। यह है भ्रष्टाचार। माइनिंग का काम के लिए 63 करोड़ रुपए का नक्की किया गया है। 18 महीने में काम पूरा होगा, इस तरह का टेंडर डॉक्यूमेंट है। 6 महीना 3 महीना बरसात का छोड़ करके 10 लाख मेट्रिक टन 18 महीने, तो कितनी मशीनें लगनी चाहिए उधर और कितनी लगी है, कितना घंटा काम चलना चाहिए और कितना घंटा चल रहा है, ये भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है कि ये हमेशा टेंडर निकाला जाता है, उसके बाद में कंपनियां गायब हो जाती है, टेंडर के पैसे दे दिए जाते हैं। ये उत्तन वासियों की तो समस्या है, मगर शहर के नागरिक के हाउस टैक्स का पैसा इसमें जा रहा है। अगर जनता को इस बात की भी चिंता नहीं है कि हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है, परेशानी भले उत्तन वाले की है। शहर आपका साफ किया जा रहा है, वार्ड नंबर 1 हो, वार्ड नंबर 2 हो, वार्ड नंबर 23 हो, वार्ड नंबर 13 हो, वार्ड नंबर 14 हो, वार्ड नंबर 3 हो, 2 हो, वहां अगर आप चले जाइए तो कचरे का भंडार लगा हुआ है। जिसको 800 करोड़ रुपया आप लोग दे रहे हो, रोज का 50 लाख रुपया दे रहे हो, वहां का कचरा उठाया नहीं जाता, और पालक मंत्री, संपर्क मंत्री का जनता दरबार लगा करके लोगों की दिशाहीन करने का काम, दिशा भूल करने का काम किया जाता है। क्योंकि जय ठाकुर वहां जाते हैं, उमेश यादव वहां जाते हैं और झोपड़पट्टियों का कचरा दिखाते हैं, वार्ड नंबर 23 राय मोरवा मोरता के वहां का कचरा दिखाते हैं, तो लोगों की दिशा भूल करने के लिए कि ये सॉल्ट पैन की जगह है, वो अभी हम सरकार से फॉरेस्ट लैंड मांग रहे हैं। सॉल्ट पैन की जगह, फॉरेस्ट की जगह आप मांग रहे हो, तो कचरा ढंग कैसे हो रहा है? यहाँ बात हो रही है कचरा उठाने की, तो कचरा उठाते नहीं हो, लेकिन लोगों की दिशा भूल करने का, क्योंकि कांग्रेस वाले वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो लोगों की दिशा भूल करने की और मीडिया को प्रेस बातमी दे देने की, तो मीडिया को भी लगता है चलो अच्छा है, अपने को सॉल्ट पैन की जगह मिलेगी, फॉरेस्ट की जगह मिलेगी, तो प्रश्न सॉल्व होएगा। मुद्दा वो नहीं था जय ठाकुर का वीडियो बना के डालने का, मुद्दा ये था कि 800 करोड़ का टेंडर है, 50 लाख रुपया रोज का है, फिर इन शहरों के इन इलाकों से कचरा क्यों नहीं उठाएगा, ये मुद्दा था। वहां संडास बाथरूम बनाइए नगर पालिका में, आप महापौर रह चुके हो, उसके बाद में गीता जैन भी महापौर रह चुकी है, आप आमदार रह चुके हो, फिर गीता जैन आमदार रह चुकी है, फिर आप आमदार बने हो, सरकार तुम्हारी है राज्य में और केंद्र में, तो 10 साल के बाद याद आया क्या कि फॉरेस्ट की सॉल्ट पैन की जगह अपने को लेना चाहिए? 11 साल के बाद याद आया, नगर पालिका का चुनाव लगा तो याद आया, और कितने दिन और याद रहेगा, ये सवाल है उसका। अभी मैं आपको हमारे रवि खरात साहब जो है उनकी तरफ माइक देता हूं, वो बताएंगे आपको कि ये सॉल्ट पैन की जगह जिसको सरकार से मांगी जा रही है, उसके पीछे का गणित क्या है, क्यों ये लोगों की दिशा भूल करने के लिए रवि व्यास एकदम से मुद्दा और पब्लिसिटी और पेपरबाजी कर रहे हैं कि हमने सरकार से जगह मांगी है। तो इलीगल कार पार्किंग, स्कूटर पार्किंग, लाखों रुपया जो भाईंदर वेस्ट में वसूला जा रहा है रोज के रोज, उससे दिशा और मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की पेपरबाजी की जाती है। रवि खरात बताएं। नमस्कार सर्वांना। सुरुवातीला तर हा एक व्हिडिओ बघा तुम्ही सर्वांनी, लोकेशन सहित आहे, मी सर्वांना नंतर पाठवतो। हा व्हिडिओ भाईंदर वेस्ट जय अंबेनगर सॉल्ट पॅनच्या जागेवरती मोठ्या प्रमाणात असं अनधिकृत शब्द वापरतोय मी, लक्षात ठेवा, माझ्याकडे त्याचे पुरावे आहेत। अनधिकृतपणे असं सॉल्ट पॅनच्या जागेवरती बाईकचा पार्किंगचा व्यवसाय केला जातो। दिवसाला या ठिकाणी 1,500 ते 2,000 बाईक पार्किंग केल्या जातात। त्या बाईक मध्ये ज्वलनशील सारखा पदार्थ, पेट्रोल मोठ्या प्रमाणात याच्यामध्ये असतो, हे लक्षात ठेवा। याच अनुषंगाने आपण सर्वांना माहित असेल, काल रात्री म्हणजे जवळपास परवा रात्री 12च्या सुमारास कनक या परिसरामध्ये महानगरपालिकेच्या रिझर्वेशन जागेवरती, आरक्षित जागेवरती अनधिकृत शेड बांधून तिथे मोठ्या प्रमाणात आग लागली। त्याला जबाबदार कोण आहे? तर याच अनुषंगाने मी मागच्या 2 महिन्यापासून भाईंदर वेस्टच्या सॉल्ट पॅनच्या ठिकाणी जे अनधिकृत बाईक पार्किंगचा व्यवसाय चालतोय त्या संदर्भात पाठपुरावा करतोय।
माहिती अधिकारामध्ये मला 5 पेपर प्राप्त झाले. सॉल्ट पॅनच्या डिपार्टमेंटने तिला कुठल्याही प्रकारची त्या बाईकच्या पार्किंगला परवानगी दिलेली नाहीये. त्याचं अधिकृत पत्र माझ्याकडे, मी आपल्या सर्वांना देतो ते. त्यानंतर स्टेट गव्हर्नमेंटचं तहसील ऑफिस कडून सुद्धा मी पत्र व्यवहार केला. त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी कुठल्याही प्रकारची आमच्या डिपार्टमेंट कडून परवानगी दिलेली नाहीये असं स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर आपली मीरा भाईंदर महानगरपालिका जी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे त्यांना सुद्धा मी पत्र व्यवहार केला. त्यांनी लिखित स्वरूपामध्ये सांगितलं की आम्ही अशा सॉल्ट पॅनच्या जागेवरती कोणत्याही प्रकारच्या वाहनतळाला परवानगी दिलेली नाहीये. मग यांना परवानगी कोणी दिली असा सर्वात मोठा प्रश्नचिन्ह आमच्या समोर निर्माण होतोय की सर्रासपणे असा अनधिकृत व्यवसाय गेल्या अनेक वर्षांपासून तिथे ते लोक स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील, कोण दबंग करणारे, काही दबंग कोणते आपापले वेगवेगळ्या उपमा देणारे नेते कोणता दबाव टाकून तिथे हा धंदा करतायत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून महत्वाची गोष्ट सांगतोय की महानगरपालिकेचा काही नियम आहेत की महसूल जमा करण्यासाठी काही महानगरपालिकेने स्टेट गव्हर्नमेंटने काही नियम बनवलेले आहेत. तो महसूल बुडवण्याचं काम सुद्धा कोण करते हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे की महाराष्ट्र शासनाला असेल किंवा केंद्र सरकारला महसूल जो मिळायला पाहिजे होता तो महसूल कोणाच्या खिशात जातोय, कोण वसुली करतोय. तुम्हाला मी अजून एक धक्कादायक प्रकार दाखवतो. सर्रासपणे अशा पार्किंगच्या नावाने, आता ही पार्किंगची माझी खिशात घरी प्रिंट केलेली पावती नाहीये, या त्याच्यामध्ये पेड पार्किंग स्टँड, सायकल स्कूटर स्टँड, नाव बघा कोणत्या व्यक्तीचं नाव आहे, हेमंत शाह. हे मी सांगत नाहीये, ही पावती सांगते. तिथे सर्रासपणे अशी अनधिकृत पावती, हेमंत शाह या नावाने अशी अनधिकृत पावती देऊन तिथे लाखो रुपयाची उलाढाल होते. हे लाखो रुपये वसूल करून कोण भ्रष्टाचार करते याच्या मागे या संदर्भात मी स्थानिक पोलीस स्टेशन भाईंदर वेस्टला तिथे जाऊन लेखी तक्रार दिली. लेखी तक्रार दिल्यानंतर मला तिथे जबाब सुद्धा नोंदवण्यात आला. तरी देखील अजून तिथे कुठल्याही प्रकारची कोणतीही प्रशासनाने कारवाई केली नाही. मी त्यानंतर सॉल्ट पॅनच्या अधिकाऱ्यांना भेटलो. सॉल्ट पॅनच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यासाठी सांगितलं तर सॉल्ट पॅनचे जबाबदार अधिकारी उप अधीक्षक राई सॉल्ट पॅनचे त्यांचं बेजबाबदार वक्तव्य आलं की तुम्ही या प्रकरणात पडू नका, कारण इथले जे लोक आहेत जे चालवणारे, कोणते भूमाफिया म्हणता येईल, पार्किंग माफिया म्हणता येईल, तो शब्द आपण देऊ, हे लोक अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करतात. जो कोणी तक्रारदार असेल त्या तक्रारदारावरती हे लोक अॅट्रॉसिटी दाखल करतात. कोणत्या अॅट्रॉसिटी तुम्ही कशी दाखल करू शकता? हेमंत शाह पावती माणूस जो आहे तो अॅट्रॉसिटी दाखल कशी करू शकतो? आणि राहिले प्रश्न सॉल्ट पॅनचा, सॉल्ट सेज ऍक्ट 1953 या अंतर्गत स्पष्ट सुप्रीम कोर्टाचे असे निर्देश आहेत की सॉल्टच्या जागेवरती सॉल्टच्या उत्पन्नाशिवाय, उत्पादन करण्याशिवाय इतर कुठलाही व्यवसाय करू शकत नाहीत. तर शहरामध्ये स्थानिक आमदार जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघामध्ये हे मोठं प्रकरण, एवढा भ्रष्टाचार होतोय, त्यांना दिसत नाहीये का? तिथले स्थानिक कॉर्पोरेटर असतील, स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील, त्यांना हे प्रकरण दिसत नाहीये का? तर माझी प्रशासनाला विनंती राहील की आपण तात्काळ जबाबदारी स्वीकारून स्टॉल पॅनची डिपार्टमेंटची जबाबदारी असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी असेल किंवा राज्य शासनाची जबाबदारी असेल, यांनी तिघांनी मिळून एकत्रितरित्या येऊन तिथे कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून 2 दिवसापूर्वी जे आपल्या शहरामध्ये आगीचं जे प्रमाण घडलं तशी उद्या भविष्यामध्ये तिथे कोणत्याही प्रकारची घटना घडू नये अशी आमची काँग्रेसतर्फे मागणी राहील. आणि ताबडतोब जो कोणी त्याला दोषी असतील, जो कोणी अनधिकृत असा व्यवसाय करत असेल त्यांच्यावरती कडक अशी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. रवि खरात ने जो मुद्दा उपस्थित किया है, शहर में चल रहे भाईंदर वेस्ट में स्टेशन के पास इलीगल पार्किंग का मुद्दा है जो सॉल्ट पैन की जगह पे है. सॉल्ट पैन का ओनर चाहे कोई भी होगा, वहां पे शहर में इस तरह से कई पार्किंग के स्लॉट्स चलते हैं जहां महानगर पालिका ने परमिशन दी, टेंडर निकाला होता है. हमारा कहना सिंपल है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, चाहे वो हेमंत शाह हो कि और कोई लोग हो, उनके खिलाफ नहीं है. हजारों की संख्या में स्कूटर पार्किंग, दिल्ली में जो हादसा हुआ, परसों जो शहर में आग लगी, मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के अधिकारियों को कहना चाहता हूं
कि कल उठ के खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगर वहां पे कोई एक आधी स्कूटर में आग लग गई तो कितनी स्कूटर जल सकती है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है, जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पार्किंग ऑफिशियल नहीं है तो प्रशासन किसको जिम्मेदार पकड़ेगा? तो इस बात के मद्देनजर प्रशासन ने जो इलीगल पार्किंग का व्यवसाय वहां चल रहा है उसे वहां से तुरंत बंद करना चाहिए। और मैं साथ में प्रशासन को ये भी कहूंगा, म्युनिसिपैलिटी और पुलिस को, कि लीगल तौर पे आप उसको परमिशन दीजिए ना। लीगली कॉर्पोरेशन और पुलिस को जो परमिशन देनी है आप पहले हटाइए और फिर लीगली उनका एप्लीकेशन मंगाइए, उनको जिम्मेदार बनाइए किसी को और आप परमिशन दीजिए, हमारा कोई दो राय नहीं। हे बघा, नरसिंहा बाईक पार्क पे एंड पार्किंग हे असं प्रकारचं हा जो पार्किंग देण्याची परवानगीचा जो अधिकार आहे तो काय परिवहन मंत्रीला नाहीये, म्हणून मंत्री महोदयाचा काय विषय याच्यात येत नाही। जे सत्य आहे तेच मी बोलणार, खोटं मी सांगणार। हा विषय येतो महानगरपालिकेचा, हा विषय येतो तहसीलदाराचा, हा विषय येतो पोलीस प्रशासनाचा। जागेवरती अनधिकृत भराव केली असेल किंवा अधिकृत केली असेल तर त्याला रॉयल्टी वसूल करणे भरावचं ते तहसीलदारचं काम आहे। त्या ठिकाणी जो जागेचा मालक असेल त्याला पार्किंगसाठी प्रावधान परमिशन पाहिजे असेल तर त्यांनी महापालिकाला रितसर ऍप्लिकेशन करायला पाहिजे। महापालिकाचे त्याच्यामध्ये जिम्मेदार आहे आणि पोलीस प्रशासन जिम्मेदार, म्हणून मंत्री महोदयाचं तसं काही विषय म्हणजे उद्या उठून एखादी बाईकला आग लागली, काय झालं, जीवनहानी झाली तर कोणीतरी रेस्पॉन्सिबल असेल ना, याला पार्किंगची जागा दिली होती, याला जसं तुमचं स्विमिंग पूल दिली होती तुम्ही महानगरपालिकेची, तर तिथे खरं झालं खोटं झालं कोणाला वाचवण्यात आलं तो विषय नहीं। तो मीरा भाईंदर में जहां भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है और बिल्डर सिर्फ 50% या 25% या 30% भाई प्रावधान इतने का ही है और बिल्डिंग है 30 माले की बनाते जा रहे हैं, तो वहां जाके फारूक शेख वीडियो बनाते हैं और उन बिल्डर्स को भी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई देखिए आप लोग बना के चले जाओगे, 12 मीटर का रास्ता है, 9 मीटर का रास्ता है, लोग आपस में एक दूसरे को मार काट हो जाएगी। तो वो हम मुद्दा लिए हैं, आपके सामने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। भाईंदर सुभाष चंद्र मैदान के पास भी जो बसेस खड़े रहती है और पूरे शहर में भी जो बसेस खड़े रहती है उसमें अधिकांश जो बसेस है वो मीरा भाईंदर की नहीं है। ये मुद्दा भी हम आपके सामने लाने वाले हैं कि शहर में किस तरह से ये पार्किंग का इतना बड़ा व्यवसाय किया जा रहा है और वो बसेस शहर की नहीं है, वो गाड़ियां शहर की नहीं है, वो मुद्दा आपके सामने। अब उप मुख्यमंत्री साहब ने कमिश्नर को जो भी कहा आप लोगों ने मीडिया में दिखाया। अब प्रशासन में तो वो खुद है, उप मुख्यमंत्री है, वो एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उसकी एक मिसाल है। की मिसाल बोले तो क्या है कि बीजेपी के लीगल सेल का एक पदाधिकारी, बीजेपी का लीगल सेल का एक पदाधिकारी, उसको तुरंत बुलाया जाता है, निर्देश दिया जाता है, वो कहीं जाता है, कहीं खड़े रहता है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलना शुरू करता है हमारे खिलाफ। तो उसके खिलाफ तो हमने जो पुलिस की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, कंप्लेन देनी चाहिए, दे दी है और आगे कोर्ट में 153 का जो मूवमेंट करनी है वो भी करेंगे। और एक मीडिया ने उसे चलाया भाईंदर संवाद, उसने जो बोला बगैर पूछे सोचे समझे चला दिया। इसलिए मैं आप लोग आने के साथ पूछा ना, आप लोग लाइव चलाते हैं, मैं कुछ गलत बोलूंगा जिसके वजह से आप फंस जाओगे, सामने वाला आप पे केस कर देगा, तो आप लोग लाइव चलाते ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा मैंने आने से पहले बोला आप लोगों को। उसके पीछे का पर्पस ही यही था कि मैं भी अगर बोलूं तो लाइव मत चलाइए, मैं गलत बोल सकता हूं किसी के बारे में, कल सामने वाला आपका गिरेबान पकड़ सकता है, वो पकड़ सकता है, कायदे से पकड़ सकता है। और भी एक दो लोगों ने चलाया तो मैंने उनको फोन करके कहा कि बाबा ये आपने वन साइड चलाया, गलत है तो आप निकाल दो। 2 लोगों ने निकाल दिया, एक ने किसी, हमने उनको कांटेक्ट भी नहीं किया क्योंकि मेरे संपर्क के नहीं थे, तो जिनको मैं जानता नहीं मैं उनको फोन करूं कल रिकॉर्डिंग कर दे, बोले मुजफ्फर हुसैन ने हमको धमकाया, इसलिए मैंने उनको फोन नहीं किया। तो उनको हमने डिफेमेशन की रीतसर नोटिस भेज दिए। दीपक बागरी ये आपको बताएंगे कि वो जो एडवोकेट हर्ष शर्मा के बारे में उसकी पार्श्वभूमि क्या है और फिर जिस व्यक्ति को लेके मेरे पे आरोप लगाया गया वो व्यक्ति का और भाजपा के नेता का क्या संबंध है और उस व्यक्ति के बारे में भाजपा के नेता ने 2019 में कितनी बड़ाई के पुल बांधे थे वो भी आपको सब बताएंगे। हम लोग क्या, देखिए एक बात साफ बोलता हूँ, हवा में तीर नहीं मारता। मैं हमारे भी पार्टी वर्कर्स को एक साफ बात बोलता हूँ, अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड
प्रूफ है तो ही किसी के बारे में बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। अभी किसी ने हेमंत शाह का पूछा, इसका हमको व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, इशू शहर का है इसलिए बता। कुछ दिन पहले भाजपा के एक कार्यकर्ता, बेचारे मासूम से कार्यकर्ता है, उनको बलि का बकरा बनाया गया, उनको मीडिया के सामने लाया गया, उनसे बहुत सारी बातें कहलवाई गई। अब उनके ही बारे में हमारे पत्रकार जो हमारे शशि शर्मा जी, उन्होंने एक न्यूज चलाई। तो शशि जी की सबसे पहले आपको मैं न्यूज सुना देता हूँ। है शशि ऐसा मामला दर्ज हुआ है और इसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, बाकायदा इसको दिखाया गया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हर्ष शर्मा कैसा बहस किया है, कभी तो ये बच्चों को साइबर क्राइम के बात पढ़ाता है, आम आदमी पार्टी की कॉपी लगा। हर्ष शर्मा के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, इसके बाद तो सिर्फ एक्यूरेटरी है। उन्होंने कुछ कहा था कि मुजफ्फर हुसैन जी के भाई है, वो गलत काम में साथ देते हैं मुजफ्फर हुसैन जी उनका। 2019 का ये एक फोटो है। 2019 में नरेंद्र मेहता जी के साथ में जिस व्यक्ति के बारे में बात हुई थी, उन्हीं का फोटो है। तो 2019 में भाजपा में उनका जो प्रवेश हुआ था, ये उस दिन का फोटो है। उस दिन प्रवेश के बाद नरेंद्र मेहता जी ने एक प्रेस चैनल को बाइट दिया था, वो बाइट में आपको सुनाना चाहूंगा। उस बाइट के अंदर नरेंद्र मेहता जी क्या कह रहे हैं, आपको सुनिए। विधायक के भाई मुजफ्फर हुसैन जी के छोटे भाई मुन्ना जी, जो एक अपने आप में एक समाज सेवक है, शांति प्रिय समाज सेवक है, वो एक हाथ से काम करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलते, इसलिए हमेशा ऑनलाइन बने। आज उन्होंने हमारे काम को सम्मानित किया, हमारे काम को संवारा और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे कार्य को उपलब्धि है, जो कुछ मैंने इतने साल में शेयर को किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका मुझे फल मिला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन जब मुन्ना जी जुड़े अपने भाई को छोड़ के, तो ये अपने आप में काम की तारीफ है और देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है ये सभी जानने लगे। तो मैं मुन्ना जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ और आपका मिले, हम दोनों के शहर का और विकास करेंगे। तो ये नरेंद्र मेहता जी खुद कह रहे हैं उनके बारे में। तो नरेंद्र मेहता जी का शायद वीडियो उनके कार्यकर्ता नहीं देखते हैं, नहीं तो अगर देख रहे होते तो उनको पता होता था कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मेहता जी खुद सोच समझ के नहीं बात करते तो क्या ही बात करेंगे कार्यकर्ता। अब ये जूना वीडियो, उसमें नरेंद्र मेहता जी ने कहा कि मेरे भाई मुझे छोड़ करके, देखिए मेरे भाई का मेरा ताल्लुका तो पूरे शहर के हर आदमी को पता है, मगर फिर भी आप लोग के माध्यम से फिर से दोहरा देता हूँ, 1995 से मेरे और मेरे भाई का कोई ताल्लुकात नहीं है, ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना पारिवारिक। और 2004 के बाद में मेरे फादर ने भी उनको अपने यहाँ से पूरा बेदखल कर दिया, क्योंकि उनकी जो काम करने की शैली है वह घर परिवार में किसी को पसंद नहीं आती। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उसका मेरा कोई भी आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक कोई संबंध आज भी नहीं है। और किसी ने भी ये हर्ष शर्मा के वीडियो को देख करके गाफिल होकर के, गफलत में आकर के कि भाई ये मेरा भाई है और उसके साथ कोई व्यवहार अगर करेगा, मेरी कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है। तो आज की पत्रकार परिषद हम यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत आप सबके हम आभारी।